आज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे अपना अपवर्क का पहला क्लाइंट किस तरह मिला और आपको क्या अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए। बहुत सी इस पर वीडियोस मेरे मौजूद हैं, लेकिन मैं शायद आपको थोड़ा सा ना स्पेसिफिक डिफरेंट तरीका बताऊं। तो अब जर्नी शुरू कहाँ से होती है। अब मेरे पास एक अपवर्क का बंदा था जिसने कहा कि उसकी एक थी वेबसाइट। अब उस वेबसाइट पे क्या हुआ कि उसकी रैंकिंग ना बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो उसकी रैंकिंग है। अब वो अपवर्क पे था, उसने कहा कि जी मेरी रैंकिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, अब ये ठीक करो। तो इसके ऊपर अभी अपवर्क के ऊपर ना 50 प्रपोजल सबमिट हो चुके थे। अब मैं बड़ा परेशान था कि यार मैं सबमिट करके मैं क्या करूँगा। तो हुआ ये कि मैंने चैट जीपीटी से ना बहुत ही ज़बरदस्त ना प्रपोज़ल लिखा। मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह लिखता हूँ मैं। अब प्रपोज़ल मैंने लिखा और मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब हुआ क्या, उसने तकरीबन 4-5 दिनों बाद उसका ना रिप्लाई आया। उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आए हुए हैं और मैं आपका भी देखूँगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो कुछ फिर उसने मुझे हफ़्ते बाद, फिर उसके 3 दिनों के बाद जो एक हफ़्ता गुज़रा, उसके बाद उसका मुझे मैसेज आया। उसने कहा कि मैंने ना तुम्हारा प्रपोज़ल देखा है, लेकिन एक और बंदा है, वो मुझे ऑफ़र कर रहा है कि वो मेरी वेबसाइट की ट्रैफ़िक मुझे ना बढ़ा के देगा, लेकिन वो मुझसे पैसे तब लेगा जब काम हो चुका हो। जैसे अब माइलस्टोन कहते हैं, लेकिन माइलस्टोन में भी होता है कि इतनी बढ़ जाएगी तो इतने पैसे देंगे। अब उसने कहा कि देखो, अगर तुम ना अगर तुम क्या उसका कम्पीट करना चाहते हो उस बंदे के साथ, वो ना मुझसे तब पैसे लेगा जब काम ख़त्म हो जाएगा। अब क्योंकि मेरी अपवर्क पे ये फर्स्ट जॉब है, तो आपको पता है अब पहली जॉब के लिए बंदा हर काम करने के लिए तैयार होता है, जो उसे ना आता वो भी। क्योंकि मुझे ऐसे को बारे में पता था। तो जैसे ही ना उसने गूगल सर्च कंसोल की मुझे एक्सेस दी, क्योंकि एसईओ का काम था, मैं एसईओ का काम करता हूँ, और उसने गूगल एनालिटिक्स की ना एक्सेस दे दी मुझे। और साथ साथ उसने अपनी ना गूगल एडसेंस भी दिखाया कि ये है, पहले मैं डिसेंट इनकम कर रहा था और अब बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है। अब एसईओ के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। हम सब जानते हैं एसईओ वाले कि जब भी आपकी कोई वेबसाइट इस तरह बिल्कुल डीप डाउन या ज़ीरो पे चल जाए, तो हम देखते हैं कि यार इसमें ना कोई वेबसाइट का अपना मसला है। क्योंकि जब भी गूगल एल्गोरिदम आपको हिट करता है, तो आपकी वेबसाइट 30% कम हो जाएगी, 50% कम हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती। जब ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपके पेजेस नो इंडेक्स होना शुरू हो गया। नो इंडेक्स होने के भी बड़े रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, अपने पेज रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ये तो छोटा रीज़न है, और ज़्यादातर पेज इसको रिकवर कर लेते हैं। जो बड़े 3 मसले मसाइल हैं, वो पहला ये है कि आपकी वेबसाइट आप चेक करें किसी ना एसईओ इंडेक्सेबिलिटी एक्सटेंशन से। ये मेरा वो तरीका है जो नए नए एसईओ में एंटर हुआ है, वो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, एसईओ इंडेक्सेबिलिटी चेक। अब ये क्या करती है, ये जो पेज आप खोलेंगे अपनी वेबसाइट का, उसके ऊपर ये इसका जो आइकन है वो ग्रीन, पर्पल या रेड हो जाएगा। वो आपको बताएगा कि आपके पेज पे कोई ऐसा टैग तो नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से आप नो इंडेक्स हो रहे हैं। दूसरा हमें चेक करनी है अपने रोबोट्स और टी। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी बहुत अजीब फाइल है। जो न्यू ओनर्स होते हैं, इनको ऐसे के बारे में इतना नहीं पता होता, वो इसमें मसला कर बैठ करते हैं और फिर वो बाद में पछताते हैं कि हमने ये क्यों इसमें किया। मतलब ये कि हर 24 घंटे बाद गूगल आपका ये इंडेक्स करता है, आपको बताता है कि अच्छा, मुझे ऑन वेबसाइट के ओनर ने यही एक्सेस दी है कि मैं इस पेज पे जा सकता हूँ और इस पेज पे नहीं जा सकता। इस तरह गूगल डिटरमिन करता है कि हमने किसके कौन से पेज इंडेक्स करने हैं और कौन से नहीं करने। और एक बात याद रखने वाली है, तरीका कोई भी अप्लाई किया गया हो, आपके वेबसाइट पे जो नो इंडेक्स का रीज़न है वो आ रहा होगा। अगर आप अपना कोड चेक करेंगे, वो आ रहा होगा मेटा नेम और कंटेंट नो इंडेक्स नो फॉलो। जो दूसरा रीज़न ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा, वो क्या होता है कि वो कोई प्लगइन इस्तेमाल करते हैं, योस्ट प्लगइन या ऑल इन वन एसईओ प्लगइन या रैंक मैथ। उसमें आपको पता होगा उसकी हर पोस्ट, हर पेज की सेटिंग्स, जो कि प्लगइन सेटिंग योस्ट या रैंक मैथ की एसईओ सेटिंग है, उसमें जाके आप चेक करेंगे तो एक सेक्शन दिया होता है कि इंडेक्स नो फॉलो वाला। आपने उसको नो इंडेक्स नो फॉलो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं करना। ये डेडली है और ये आपके पेज को रैंक होने नहीं देगा। मतलब कि ये आपके पेज के कंटेंट के अंदर मेटा टैग डाल देगा नो रोबोट का, रोबोट्स का, और उसका नेम होगा, उसका कंटेंट होगा नो इंडेक्स और नो फॉलो। और गूगल बड़ा स्ट्रिक्टली इसको देखेगा भी और अगले लम्हे अप्लाई करेगा। तीसरा जो रीज़न है वो बड़ा फैटर्न है और मेरे ख्याल में ये न्यू भी है, मैंने बहुत कम वेबसाइट पर देखा ही है। आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर से ही गूगल को मना कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट को एक्सेस नहीं करना। अब होता क्या है, आप सेटिंग में जाते हैं तो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की, उसके अंदर होता है रीडिंग का सेक्शन। रीडिंग्स के अंदर जाते हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक सेक्शन नजर आएगा, चेकबॉक्स होगा, उसके आगे लिखा होगा डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग योर साइट। आपने गलती से करके क्लियर वो चेकबॉक्स को आपने क्लिक करके सेव कर दिया, तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप देखेंगे जिस आपकी वेबसाइट का होम पेज, पेजेस,
वो सर्च इंजन से गायब होना शुरू हो जाएंगे। ये इतना तेज़ है, ये मैंने खुद अप्लाई किया है, बहुत तेज़ से काम करता है। अब देखिए, अब क्लाइंट की समझ तो मुझे आ गई कि क्लाइंट का मसला क्या है। अब क्लाइंट ने डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर दिया। अब क्लाइंट भी कहता है कि मुझे तुमने पैसे तुम्हें तब दूंगा जब काम होगा। अब मैं बड़ा मुतमईन हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। अगर अगर क्लाइंट की फ़र्ज़ करें 2-3 हज़ार महीने की ट्रैफिक आ रही है और आपसे कहता है ना कि यार इसको बढ़ाओ, तो ये चैलेंज होगा। ये वाकई रियल चैलेंज है, क्योंकि वो पहले से हर वो काम कर रहा होगा जिसकी वजह से उसे ट्रैफिक आनी चाहिए। आप नया आके क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, ये बड़ा सोचने समझने वाली बात है। अब देखिए, जैसे ही अब फ़र्ज़ करें मैंने तो उसका नो इंडेक्स रोबोट टैक्स जो है वो मुझे तीसरे तरीके से, जो मैंने आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड वाला बताया, उस तरीके से मैंने उसके रोबोट टैग जो नो इंडेक्स नो होते रिमूव कर दिए और अब उसकी वेबसाइट ग्रो करना शुरू हो गई है। ये इतना आसान प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें मुझे महीना लग गया फिगर आउट करते कि ये मसला आ कहाँ रहा है, क्योंकि ये जो तीसरा तरीका है डैशबोर्ड सेटिंग में जाके, रीडिंग में जाकर फाइंड आउट करना कि नो इंडेक्स नो फॉर टैग नहीं लगा हुआ, ये पहले नहीं था। ये कोई भी इंटरनेट पर बता रहा। सारे रोबोट कब बताएंगे या आपको एसटीओ प्लगइन के बारे में बताएंगे। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि मैं किस तरह अपवर्क का लिख रहा हूँ प्रपोजल। ये चैट जीपीटी और ये मेरा अपवर्क है। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, वो बंदा कह रहा है गूगल सर्च कंसोल एक्सपर्ट नीडेड। अब ये मसला मैं हल कर सकता हूँ और इसको समझा भी दूंगा कि किस तरह हल करना है। एक पहली जो ट्रिक है जो आपने ज़रूर अप्लाई करनी है, वो फर्स्ट कर आपने उसका मज़ा समझ आ गया तो आपने फ़र्ज़ करें अब वो चल गया, उसका जो मसला है वो 5 स्टेप्स में सॉल्व होगा। तो जो पहला स्टेप है ना, वो उसको प्रपोजल के अंदर ही थमा दें और उसको, ताकि वो आपसे राज़ी हो जाए कि यार वाकई ये बंदा जो है ना, ये अपने काम अपने क्राफ्ट को जानता है और ये वाकई में मदद करेगा। अब जैसे नीचे चलता हूँ, ये क्या कह रहे हैं, न्यू वेबसाइट, ये बूस्ट कह रहे हैं, इसका मतलब ये एड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो दूसरे की बात कर रहे हैं। हमने तो वो बिल्कुल ऑर्गेनिक काम करना है। अब ये कह रहा है डू अ फुल वेबसाइट कीवर्ड बैन, आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट। अब जैसे ये है, ये कहता है कि मैं अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि बैकलिंक्स कीवर्ड मुझे किस तरह किया है। मुझे बताओ कि मेरी वेबसाइट का जो है लोडिंग टाइम क्या है, मोबाइल पे यूज़र इंटरेक्शन क्या है, एलसीपी क्या है, एफसीपी क्या है, ये सब जानना चाह रहा है। तो ये आप हासिल कर सकते हैं गूगल के अपने लाइट हाउस से, या स्पीड गूगल स्पीड पेज इंडेक्स, वो इनसाइड किस तरह कुछ वेबसाइट है गूगल की, वो भी लाइट हाउस है, वो एक ही है। अब जैसे मैं इसका ये पकड़ता हूँ, डिस्क्रिप्शन में नीचे में मिलता हूँ, आई एम राइटिंग अ प्रपोजल ऑन एन अपवर्क जॉब एंड दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन। try to convince the client why I am the only person who can do this job. This is job description. मैंने सब बताया कि मैं अपर के ऊपर एक जॉब है जो मैं करना चाहता हूँ, और एक्सप्लेन करो कि क्यों मैं ही वो वाहिद बंदा हूँ जो आपकी मुश्किलात जो या प्रॉब्लम है उसको हल कर सकता हूँ। क्योंकि 50 लोग से ज़्यादा अप्लाई किया हुआ, ऑडिट आसान होता है। ऑडिट में मसला क्या है और क्लाइंट को बता देना होता है मसला क्या है, ये नहीं बताते सोल्यूशन क्या है। ये लोग मसला, ऑडिट का मसला ही है। क्योंकि ऑडिट जब आपने अगर खुद लाइट हाउस से किया हो तो आपको पता चल जाता है क्या मसला। बताता है कि अनयूज जावास्क्रिप्ट है, इमेज का साइज़ बड़ा है, बटन का ऑल टेक्स्ट बटन को आपने नेम नहीं दिया हुआ, इमेज का ऑल टेक्स्ट नहीं, फला बहुत सारी चीज़ें। अब इसने बहुत मुझे बड़ा दे दे, मैं कहूँगा लेस देन 2 पैराग्राफ्स। क्योंकि क्लाइंट की जब डिस्क्रिप्शन छोटी है तो इसका मतलब है वो बंदे के पास टाइम तो है नहीं, तो वो जल्दी नहीं करना चाह रहा सब कुछ। देखिए, अब इसने ना, मैंने इसको 2 पैराग्राफ तक लिमिट किया, तो इसने जो मुद्दा ऑडिट वाला वो दूसरे पैराग्राफ में ले गया। मैं कहता हूँ नहीं, एसईओ ऑडिट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पहला और आखिरी पैराग्राफ उठाऊँगा, ये है अप्लाई नाउ। मैं इस पर करूँगा नहीं क्योंकि इस पर 20 से 50 पर बहुत जमा हो चुके हैं और ये जॉब सिंपल है, मतलब कि इसमें इतनी स्पेशलाइजेशन चाहिए नहीं। और मैं ना अपना कनेक्शन ज़ाया करूँगा, ना अपनी स्पेशलाइजेशन ज़ाया करूँगा। मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जाऊँगा जो ज़्यादातर लोग ना करना चाह रहे हैं, थोड़ी मुश्किल हो, क्योंकि ऐसी जगह आपको ना पहला जो अपनी जॉब मिलना है वो बड़ा आसान होती है। और कोशिश करें कि ना आप क्लाइंट को आप ये राज़ी करने के, देखो अगर तो काम मैंने कर लिया तो मुझे पैसे दे देना, लेकिन ये रिस्की भी है बात की, क्योंकि क्लाइंट कहेगा यार
अब मैं इसको ट्राई करूँ और ये काम ना कर पाएगा तो फिर मेरा टाइम ज़ाया होगा। क्लाइंट कहता है कि मैं 1 महीना इस पर लगाऊँ, उसको टाइम दूँ कि अगर ये काम कर लेगा तो उसे पैसे दूँ, और अगर ये काम ना कर पाए तो फिर मैंने पिछले दिनों मसला देखा, क्योंकि मेरा पहली जॉब हासिल करनी थी। मैंने ना क्लाइंट को वो एंगेज कर लिया था, वो मेरे उसने मेरा प्रपोजल पढ़ के मेरे पास आ गया, लेकिन अब वो ना, जब मैंने बात की ना कि मैं ट्रायल पे रन पे आपके साथ काम कर लेता हूँ, आप चेक कर लें मुझे जब मेरा काम ठीक कर सकता हूँ या नहीं, तो वो वाकई उस पर ना थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने कहा यही तो प्रॉब्लम है, मैं अब हर बंदे को इस तरह ट्राई करता रहूँगा तो मेरा तो काम हो गया। मुझे उसकी बात, उसकी प्रॉब्लम, तकलीफ़ का अंदाज़ा उधर हो गया कि वो मुझे समझाना क्या चाह रहा है। इस तरह आपने क्लाइंट की ना प्रॉब्लम को ज़रूर समझना है, और ज़्यादातर क्लाइंट्स को बिल्कुल टाइम नहीं होता। वो ना इसको अपवर्क पे आउटसोर्स करने आया है, यानी कि वो अपनी जो टेंशन है ना सर की, वो उतार के किसी और को देने आया है। तो आप वो टेंशन लेने वाले बने, ना कि देने वाले। अब जैसे यहाँ पर प्रपोजल पे आ गए हैं, मुझे कहते हैं कि बाय माइलस्टोन, हाँ, अगर आपको पहला दूसरा काम है तो माइलस्टोन से करें, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तब भी माइलस्टोन से करें। प्रोजेक्ट पे करेंगे आपको मर्जी का बहुत छोटा काम है। माइलस्टोन पे क्यों? आपके क्लाइंट को एहसास दिलाने के, देखो जब मैं काम कर लूँगा तब पैसे देना। मैं आपको बता चुका हूँ रिस्की क्यों है। तो उसने $10 कहा है तो मैं भी 10, मैं प्रोजेक्ट करूँगा क्योंकि छोटा काम है, मैं $10 वैसे रखना, मैं ज़्यादा रखूँगा, $20-30 से ज़्यादा ही रखूँगा, लेस देन 1 मंथ। या कवर लेटर लिख देते अपना जो कॉपी किया। इसको थोड़ा सा ना आपने तराश खराश ज़रूर करनी है इसकी, ये पूरा आया नहीं है। अब मैं इधर आता हूँ, कवर लेटर के अंदर आया, मैं आके पेश कर दी यहाँ पे डियर नाम, अब उसको मिल जाएगा। नाम कैसे मिलेगा वो देखते हैं। नाम ज़्यादातर अगर उसने पहले ज़्यादा सा काम किया हुआ है तो यहाँ पे होगा फैंटास्टिक क्लाइंट वर्क एलियट एंड एमी। एलियट मैं लिखूँगा। अगर उसकी वेबसाइट का उसने कोई लिंक दिया होता तो मैं उसकी वेबसाइट के बारे में भी प्रपोजल में बात ज़रूर करता, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैंने उसका पहली प्रायोरिटी उसका मसला जो है ना वो लिखा है, नहीं ये उसने पढ़ना भी नहीं है, बेस्ट नहीं। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन छोटी थी तो मुझे समझ रहा हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब यहाँ पे देखें लोगों ने 16 कनेक्ट भी किए हुए हैं, ये आपको ने डिसाइड करने वाली बात ही है। अगर आप SEO ऑर्डर वो भी $10 अगर वो कह रहा है और आप इस पर 16 मिनट लगाए तो ये बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेवकूफ़ी। लेकिन आपको समझ आता है कि यार ये वाकई ऐसा काम है जो लोग नहीं कर सकेंगे, और मैंने वाकई अच्छा प्रपोजल लिखा है, तो आपको ज़रूर आपको बूस्ट करना चाहिए अपना प्रपोजल, बहुत ज़रूरी है। ये है आज की वीडियो। इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा अपवर्क पे, अगर इस पर मुझे कोई अच्छा रिस्पांस आया। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।